चलिए. So the agenda for today is that I'm going to start with the 161 and we'll deal up till 164, and उसके बाद शिखर sir will be delivering on 161 and its usage after I am done. So that's gonna be on the plate today. So starting from 160, a recap as to what we had done, and then to the usage of 161 as per the text, and उसके बाद we'll go to 164, right? और उसमें changes क्या आए हैं, ये सारी चीजें. So 160, which now is 179 of the CRPC. I hope everybody has flipped on to 179. तो 179 basically is section 160 of the erstwhile CRPC, जिसके अंदर what we have to see is कि the police has the power to call anybody who they seem or they find to be acquainted with the facts of the case. जो phrase लिखा गया है वो है acquainted with the facts of the case, जिससे हमें ये implication समझ आती है कि इसके अंदर accused भी included है. तो कोई अगर ऐसा दिखता है जो हो सकता है अपराधी हो, ऐसा नहीं है कि पुलिस उनको नहीं बुला सकती. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जैसे प्रोविजंस हिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से स्पेस बनाई गई है. इट सेज पुलिस कैन कॉल अपॉन एनीबडी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस, द आंसर्स टू विच have to be given truly, and these people are bound to give those answers except in one case जहां पे उनको वो आंसर इंक्रिमिनेट करता हो. ये प्रोटेक्शन पहले ही दे रखी है प्रोविजन में, राइट? सो 160 ये पावर देता है पुलिस को, एंड पुलिस कैन कॉल अपॉन पीपल बाय रिटन नोटिस. ओरली नहीं आप उनको बुला सकते. वंस दे हैव, शब्द यूज होता है मे ओरली एग्जामिन देम. आप जिसको चाहें उसको ओरली एग्जामिन कर सकते हैं. हो सकता है कि आपके पास 40, 50, 60 विटनेस हो, उनमें से आप किसको ओरली एग्जामिन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है एज अ पुलिस पर्सन. हो सकता है कुछ केवल ऐसे विटनेसेस हो जो कुछ खास आपको बताएंगे नहीं, कुछ खास रिवील नहीं करेंगे, कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे. आप उनको छोड़ के दूसरों के पास जा सकते हैं. वंस यू ओरली एग्जामिन समबडी, इट इज ऑलमोस्ट अ मैंडेट कि आप उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ बाउंडेशन ऑन द पुलिस पर्सन. वहां पे भी आप शब्द देखेंगे, शब्द यूज हुआ है मे अंडर 161, which is 180 of BNSS. So once you have called them by a written notice, just like you give a written notice under 41 of CRPC, जो पहले 41 था अब 35(3) हो चुका है, उसी तरीके से यहां पे भी आप एक रिटन नोटिस देते हैं, ओरल एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं, उन्हें ओरली एग्जामिन करते हैं, एंड इफ यू फाइंड दैट दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, तो आप एक केस डायरी बना लेते हैं और उसके अंदर उनके बयान लिख लेते हैं. This is the first time that people acquainted with the case will be talking to a police person and their statements will be recorded. This is 161 की statements, right? ठीक है. Now once you have recorded these statements, इसकी अलग से एक डायरी बनानी पड़ेगी. ये भी 161 में लिखा गया है. इसी को हम केस डायरी बोलते हैं. उनके बयान वगैरह अलग अलग करके लिख लिए जाते हैं. Then comes 181, which is 162 of CRPC, 181 of BNSS. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये बात करता है कि आप कैसे यूज करेंगे इन स्टेटमेंट्स को। आपने किसी भी आदमी को बुलाया, एक्सेप्ट ऑब्वियसली दोस्त जिनको आप बुला नहीं सकते, 160 में ही उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, आप 15 साल से नीचे के बच्चे को नहीं बुलाएंगे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को नहीं बुलाएंगे, विमेन को नहीं बुलाएंगे। बाकी जिनको भी आपने बुलाया है, आप उनकी स्टेटमेंट्स लेते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। एंड रिकॉर्ड क्यों करते हैं? कि आगे जाके वो ट्रायल इंक्वायरी वगैरह में मदद करेगा आपको, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग टू नो द जेन्युइनिटी ऑफ द विटनेस, उसकी वेरासिटी कितनी है ये चेक करने के लिए। नाउ ये जो स्टेटमेंट्स पुलिस के सामने दी गई हैं, उनका इस्तेमाल कहां तक किया जा सकता है, ये बात होती है 181 में, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये हमने पिछली क्लास में काफी डेप्थ में कवर किया था। नाउ आई विल जस्ट पुट अक्रॉस द क्रक्स ऑफ द सेक्शन टू यू ऑल। अगर कोई इसमें फिर भी प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो। नाउ, officer in course of investigation under this chapter shall, if reduced to writing, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided। जिस तरह से हम 161 में आगे बताने वाले हैं, 181 में आगे बताने वाले हैं, केवल वो ही यूज किया जा सकता है इन स्टेटमेंट्स का, उसके अलावा कोई यूज नहीं किया जा सकता at any inquiry or trial with respect to the offense, provided that when any witness is called for prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of the statement if duly proved। अब बताते हैं वो कि इसको किस तरह से यूज किया जाएगा, मगर यूज करने से पहले एक प्री कंडीशन है, विच इज इट हैज टू बी ड्यूली प्रूव्ड। ड्यूली प्रूव्ड का मतलब ये है कि जिसने भी वो स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी थी, दैट पर्सन अपीयर्स बिफोर द कोर्ट एंड वो कोर्ट में आके अपनी उस स्टेटमेंट की पुष्टि करे। जब वो आके वो स्टेटमेंट फिर से देता है पुलिस के सामने, हम मानते हैं कि उसने अपनी पिछली स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, जब वो एविडेंस देने आता है। वंस दिस प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड, 161 में उसने स्टेटमेंट दी थी, 161 में, उसके बाद अब वो खड़ा है कोर्ट में एंड ही ड्यूली प्रूव्स हिज स्टेटमेंट। इट इज ड्यूली प्रूव्ड कि उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी थी, पुलिस ने डंडे नहीं मारे, उसने खुद पुलिस को ये स्टेटमेंट दी थी। वंस दिस इज डन, अब जो हमारे पास स्टेटमेंट आई, हम उस स्टेटमेंट का यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन उस इंसान की जिसने वो स्टेटमेंट दी। और कॉन्ट्राडिक्शन करी कैसे जाती है? आपने 161 में पुलिस के सामने बोला कि मैंने सो एंड सो पर्सन को भागते हुए देखा इस टाइम पे इस जगह से, और उसके बाद या उससे पहले किसी प्रीवियस स्टेटमेंट में या सब्सीक्वेंट स्टेटमेंट में आप कहीं और किसी को कहते हैं कि मैंने इसको नहीं उसको भागते हुए देखा, या फिर इसको मैंने शाम को नहीं सुबह भागते हुए देखा। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो सकती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन 161 के साथ एक प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज करके भी करी जा सकती है, एंड जो उसने अब एविडेंस दिया कोर्ट में आके उसको यूज करके भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई जा सकती है, इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट विटनेस। राइट? ये कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर कौन सकता है? द अक्यूज्ड पार्टी, द डिफेंस। क्या इसका यूज प्रोसिक्यूशन कभी भी नहीं कर सकता? नहीं। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, व्हेन दे वुड वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन विटनेस। वो कब होगा? जब उनका विटनेस पक्षद्रोही हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है, तब प्रोसिक्यूशन भी अपने ही विटनेस की स्टेटमेंट को उठा के उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। अदरवाइज प्रोसिक्यूशन क्यों एक प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा ना? सो बेसिकली ड्रिल डाउन क्या है? सेक्शन 161 में पुलिस वाले अपना केस बनाने के लिए विटनेसेस लाते हैं और उनसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते हैं। पुलिस बीइंग एन एजेंसी जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम लोग मानते हैं कि हो सकता है कि
इस आदमी को डंडे मार के, अंडर कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस ये स्टेटमेंट ली गई होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो लॉ पुलिस को कहता है कि जी 161 में ये जो स्टेटमेंट हो गई है, आप इसको थाम के रखो। जब ये ड्यूली प्रूव हो जाएगी आगे जाके, व्हेन इट इज ड्यूली प्रूव्ड इन द कोर्ट, देन वील सी कि इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर 162 या फिर 181 हमें बताता है कि वंस इट इज ड्यूली प्रूव्ड, आप उसको केवल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विटनेसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका इंप्लीकेशन है कि कोरोबोरेशन के लिए उसको यूज नहीं किया जाएगा। राइट? इज दिस क्लियर? या किसी को कुछ इसमें क्वेश्चन है? एनीबॉडी विद एनी क्वेश्चंस? ओके, आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम वन। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी हु वांट्स मी टू रिपीट? आई होप लॉजिक समझ आ रहा है इसके पीछे, कि क्यों इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्यों उसको केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, क्यों केवल डिफेंस ही उसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकता है। क्यों? हाँ बताओ चारू। राघव, एक बार अगर आप शॉर्टली फिर से रिपीट कर सकें। हाँ, सो 161 की स्टेटमेंट्स हैं, वेयर बाय पुलिस इज एन एजेंसी जिसको ये काम सौंपा गया है कि आप जो भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए मैटर आएगा, उस मैटर में जितने भी लोग आपको एक्वेंटेड दिखाई देते हैं केस से, उनकी स्टेटमेंट्स ले लेना। ताकि क्या होगा कि जब कोर्ट के सामने ये मैटर जाएगा, जिन्होंने अल्टीमेटली जजमेंट देनी है, जिन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि किसी का एक्विटल या कन्विक्शन होना चाहिए या नहीं, उन लोगों के लिए एक रिकॉर्ड बन जाए और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे केस आगे बढ़े, प्रोसिक्यूटर उस बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स कर सके। है ना? स्टेट में स्टेट के अलग अलग हिस्से हैं, पुलिस है, फिर प्रोसिक्यूटर है, फिर जज साहब है। होना क्या है कि पुलिस एविडेंस इकट्ठा करेगी, प्रोसिक्यूटर उसको पढ़ेंगे और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, और फिर कोर्ट उसके ऊपर अपना निर्णय सुनाएगी। तो अभी हमने 161 में पुलिस को बोला कि आप स्टेटमेंट्स लेके रख लो लोगों की, और एक केस बना के दो। अब होता क्या है, नॉर्मली पुलिस, व्हाट द पुलिस विल डू, कि वो किसी भी तरीके से अपना केस बनाने के लिए किसी से कुछ भी स्टेटमेंट्स ले लेंगे। उसने स्टेटमेंट ना भी दी हो तो उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे इस तरह से, जिस तरह से उनके लिए वो सबसे ज्यादा यूजफुल हो। फॉर ऑब्वियस रीजंस हम उनके ऊपर खास भरोसा नहीं कर सकते। तो लॉ ये प्रोवाइड करता है कि जी 161 में प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड आप बना लो विटनेसेस का, उसके बाद 164 में लोगों को भेज देना, ताकि जो सीरियस केसेस हैं, उसमें जो सीरियस इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं, उनकी 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट्स हो जाए, और एक रिकॉर्ड बनता चला जाए कि आपने आज एक स्टेटमेंट दी, फिर इस विटनेस ने मैजिस्ट्रेट के सामने विटनेस दी, और उसके बाद में वो स्टेटमेंट फिर से स्टेटमेंट दे देगा। और अगर हमें अल्टीमेटली ये दिखाई देता है कि यार सारी स्टेटमेंट्स उसने एक जैसी दी हैं, सारी स्टेटमेंट्स में एक अलाइनमेंट है, तो हम मान लेंगे हाँ, ये विटनेस काम का है, इसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। गुड प्रोसीजर है ना? सही प्रोसीजर है, बिल्कुल ऐसे ही किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकते। विद टाइम जो आदमी सही, एकदम सही सही स्टेटमेंट देता जा रहा है, एक जैसी स्टेटमेंट निरंतरता के साथ देता जा रहा है, हम उसको मान लेते हैं कि उसने ठीक तरह से अपना सच्ची सच्ची बात बोली है, और उसने अपना केस प्रूव कर दिया। नाउ 161 के आगे 162 हमें सावधान करता है कि ये जो पुलिस ने स्टेटमेंट्स दी है ना, ये सबसे ज्यादा कमजोर एविडेंस माना जाता है, ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। नॉर्मली 161 की स्टेटमेंट इज नॉट एन एडमिसिबल एविडेंस, इट इज इनएडमिसिबल, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि पुलिस एक एजेंसी ही ऐसी है कि वो मार पिटाई करके ही काम करवाएगी। तो आप अभी सिर्फ एक प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड बना के रख लो, बाद में जब इन स्टेटमेंट्स को कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया जाएगा, तो हम मानेंगे हाँ कुछ तो वजन था इसमें, और जिस आदमी ने ये स्टेटमेंट दी थी उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आके भी वो सेम स्टेटमेंट दी थी, तो ही हैज प्रूव्ड हिज स्टेटमेंट्स। नाउ दी स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट।
और उसका क्या इस्तेमाल करा जाएगा सर? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, चार सिनेरियो हो सकते हैं। दो टीम्स हैं हमारे पास, एक टीम है प्रोसिक्यूशन, एक टीम है डिफेंस। नाउ दोनों के पास दो ऑप्शन है। या तो वो एक स्टेटमेंट को यूज करके कोरोबोरेशन करना चाहेंगे या कॉन्ट्राडिक्शन करना चाहेंगे। प्रोसिक्यूशन कोरोबोरेशन कर सकता है या कॉन्ट्राडिक्शन कर सकता है, डिफेंस कोरोबोरेशन कर सकता है या कॉन्ट्राडिक्शन कर सकता है। राइट। अब प्रोसिक्यूशन कोरोबोरेशन करना चाहेगा। प्रोसिक्यूशन के हक में है कि जो पुलिस वालों के सामने जो विटनेसेस ने बोला, उनको अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कोरोबोरेशन करना चाहेंगे सर, कि भाई इसने ये चीज यहां बोली थी, देखो इसको सच मान लो, और अगली जो स्टेटमेंट आई है उसको इसकी मदद से कोरोबोरेट कर लो। ऐसा वो करना चाहेंगे, मगर हम उनको ये ऑप्शन अवेल नहीं करने देते, बिकॉज कोअर्जन एंड इन्फ्लुएंस वाला फैक्टर, आपके ऊपर हम भरोसा नहीं करते। बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट्स होंगी 164 में, उनको आप यूज कर सकते हो कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन दोनों चीजों के लिए। इसको नहीं करने देंगे हम, क्योंकि ये पुलिस के सामने हुआ है। इसको हमने केवल एक प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड के हिसाब से रखा है अपने पास। सेकेंड ऑप्शन, प्रोसिक्यूशन क्या अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। अपने विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगा कोई भी? राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दो, अनलेस एंड अनटिल ये हॉस्टाइल हो जाए, एक ही तरीका हो सकता है। फिर आते हैं हम डिफेंस के पास। क्या डिफेंस दूसरे के विटनेस की स्टेटमेंट से कोई कोरोबोरेशन करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। उससे हमारे केस का क्या लेना देना है? वो हमारे केस हमें तो वो जेल पहुंचाना चाहता है। उसने हमारे हक की तो कोई बात करी ही नहीं है, तो हम कोरोबोरेशन नहीं करना चाहेंगे, मगर हम कॉन्ट्राडिक्शन जरूर करना चाहेंगे। आप केस लेके आए हो, यू आर द सो कॉल्ड प्रोसिक्यूशन साइड, आप कह रहे हो कि हमने सच्चा सच्चा केस बनाया सर, इस केस के बेसिस पे इनको कन्विक्ट कर दो। सामने बैठा हुआ बंदा इज गेटिंग हैकल्ड, क्योंकि यू डिसाइडेड कि हाँ ये अक्यूज्ड है और इसके खिलाफ ये सारा एविडेंस है और इसको कोर्ट में घसीट के लाना चाहिए। तो उसके पास ये हक आता है कि हाँ जी, आई विल यूज दीज स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन एंड ट्राई टू ब्रेक द केस दैट पुलिस इज ट्राइंग टू मेक। सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज द ओनली लॉजिकल ऑप्शन। तो यहाँ पे डिफेंस को कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मौका दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन को कोरोबोरेशन का कोई मौका नहीं, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस। कॉन्ट्राडिक्शन वो करना नहीं चाहेंगे, डिफेंस कोरोबोरेशन करना नहीं चाहेगा, और डिफेंस को कॉन्ट्राडिक्शन का हम मौका दे रहे हैं। ये बेसिकली 162 है। यूज ऑफ 161 कितना हो सकता है, क्या हो सकता है? नाउ हाउ टू डू इट, हाउ टू अप्लाई इट, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट शुड यू बी डूइंग, हाउ शुड बी योर स्ट्रैटेजी, वो अभी सर बताएंगे। राइट। दिस इज व्हाट द टेक्स्ट सेज। So what you have to remember is कि 161 is not a substantive evidence, it's only for the purpose of record and it is made by an agency जिस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। Hence जब इसको ड्यूली प्रूव कर दिया जाएगा कोर्ट के अंदर, तब इसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ओनली द डिफेंस साइड कैन यूज, एंड इन एक्सेप्शनल केसेस द प्रोसिक्यूशन साइड आफ्टर दे टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट कि सर ये हॉस्टाइल हो चुके हैं, पक्षद्रोही हैं ये, हम इनको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, इनको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी स्टेटमेंट हमारे खिलाफ जा रही है, तो हम इनको तोड़ना चाहते हैं। राइट। ये इसकी यूसेज है। राइट। क्लियर है सबको? क्लियर है ये 161 की यूसेज? ठीक है। लेट्स रीड वंस 181 का जो प्रोवाइजो है, 181 ऑफ बीएनएसएस, 162 ऑफ सीआरपीसी। इट सेज प्रोवाइडेड दैट when any witness is called for prosecution in such inquiry, किसकी बात कर रही है? फॉर प्रोसिक्यूशन, डिफेंस विटनेस की बात नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात है। और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid, सेक्शन 161 में उन्होंने बोला था जिसकी भी आप स्टेटमेंट लोगे, इफ यू थिंक राइट, आप उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर देना और उसका सेपरेट रिकॉर्ड बना लेना। उसी स्टेटमेंट की बात हो रही है कि अगर उसकी स्टेटमेंट रिड्यूस इनटू राइटिंग हुई है, एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड, इफ ड्यूली प्रूव्ड का मतलब जब वो बाद में आके उसको प्रूव कर देगा कि हाँ जी मैंने ही ये स्टेटमेंट दी थी, पुलिस वालों ने खुद से नहीं लिखी, ठीक है, तब आप कैसे यूज कर सकते हो? मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, द ऑपोजिट साइड कैन यूज इट। ये वाली साइड को हम वो मौका नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अपना केस बना के आ रहे हो, अपनी स्टेटमेंट यूज करके किसी को
अपनी ही स्टेटमेंट अपने ही फेवर में तो use नहीं की जा सकती ना। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 21 भी इसी चीज पे बेस्ड है। अपनी स्टेटमेंट अपने ही फेवर में आप नहीं यूज कर सकते, नो लॉजिक, है ना। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जब वो कोर्ट से परमिशन ले लें। वो कैसी सिचुएशन होगी, जब उनका खुद का विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, तब वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेंगे। टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस, किस चीज के लिए, फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द ओनली यूज ऑफ 161 इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, माने एविडेंस एक्ट का जो 137 है, सॉरी 145 है, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन करी जाती है प्रीवियस स्टेटमेंट्स को उठाकर। And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in re-examination of such witness. तो उसकी री एग्जामिनेशन में भी उसको यूज किया जा सकता है। री एग्जामिनेशन किस लिए होती है, कि हमने अभी एग्जामिनेशन करी, उसने अपनी स्टेटमेंट्स को प्रूव कर दिया, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोग आएंगे और उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। जब हम कॉन्ट्राडिक्शंस लेके आएंगे तो वो कहेगा सर ठीक है, जो भी आपने कॉन्ट्राडिक्शंस उठाई हैं उनको मैं री एग्जामिनेशन में प्रूव कर दूं, री एग्जामिनेशन में उनको क्लियर आउट कर दूं। सो इसीलिए वो लिखता है एंड व्हेन एनी पार्ट इज सो यूज माने फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, व्हेन इट इज यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, डिफेंस साइड उसको तोड़ने की कोशिश करती है, उसमें डाउट्स पैदा करने की कोशिश करती है, एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी यूज इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। तो वो जो विटनेस है उसके पास भी ये अधिकार होगा कि जो भी त्रुटि निकाली गई उसके स्टेटमेंट्स में, जो भी कमियां निकाली गई उसकी स्टेटमेंट में, कॉन्ट्राडिक्शन निकाली गई, उसको वो री एग्जामिनेशन में क्लैरिफाई कर सके। सो इट कैन बी यूज इन री एग्जामिनेशन बट फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में हुआ उसको क्लैरिफाई करने के लिए दैट विटनेस कैन यूज द स्टेटमेंट्स। Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of 26 of Indian Evidence Act, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और affect the provisions of subsection 2 of 23 of that अधिनियम। माने 27 और 32 जो है हमारी, 27 माने डिस्कवरी, 32 माने डाइंग डिक्लेरेशन, उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई करेगा। क्यों नहीं अप्लाई करेगा? पुलिस की स्टेटमेंट्स को हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भाव नहीं डालते, क्यों? हम मानते हैं इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, तो जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती भैया हम यूज नहीं करेंगे आपकी स्टेटमेंट्स को। मगर हो सकता है कि पुलिस द्वारा ली गई स्टेटमेंट से डिस्कवरी हुई, तो अगर डिस्कवरी हो गई है दैट एड्स वैल्यू टू दैट स्टेटमेंट। पुलिस झूठी स्टेटमेंट लिख सकती है मगर झूठी स्टेटमेंट के बेसिस पे डिस्कवरी थोड़ी हो सकती है। तो अगर किसी स्टेटमेंट से डिस्कवरी हुई है तो हम मान के चलते हैं दैट डिस्कवरी वाला पार्ट इज यूजफुल, वो इनएडमिसिबल नहीं होता, दैट इज एडमिसिबल। तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। दैट कैन बी यूज फॉर वट एवर पर्पज यू वॉन्ट टू यूज इट। इसी तरीके से सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट माने डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है कि डिक्लेरेशन दे के बंदा मर गया, उसकी एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास, और क्योंकि वो मर चुका है तो वो आगे जाके अपनी स्टेटमेंट को प्रूव भी नहीं कर सकता, तो वो इफ ड्यूली प्रूव्ड वाला तो अप्लाई ही नहीं कर सकता इसके ऊपर। हेंस आउट ऑफ नेसेसिटी एक मृत आदमी की स्टेटमेंट माने डाइंग डिक्लेरेशन पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं कराया जा सकता। उसको हम जिस तरह चाहें यूज कर सकते हैं, चाहे कॉन्ट्राडिक्शन करो चाहे उससे कोरॉबरेशन करो, क्योंकि वो बंदा वापस नहीं आने वाला। ही कैन नॉट बी मेड अवेलेबल in the subsequent stages to prove his previous statement so as to make it somewhat admissible and somewhat usable। ठीक है। explanation an omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to contradiction in particular context shall be a question of fact। यहां पे इन्होंने इतनी सी बात और समझा दी कि अगर एक 161 में 161 की स्टेटमेंट में कोई ऐसा इतना सिग्निफिकेंट चीज मिसिंग है जो नहीं मिस हो सकती किसी केस में, तो उस मिसिंग
या उस ओमिशन को अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन माना जा सकता है, देन यू डोंट हैव टू वेट फॉर दिस सेक्शन टू अप्लाई एंड फॉर इट टू बी ड्यूली प्रूव्ड और समथिंग। आप उसी के अंदर अगर कुछ बहुत ही गंभीर ओमिशंस हैं तो उनको एज कॉन्ट्रडिक्शंस यूज कर सकते हो। और कब उन ओमिशंस को गंभीर माना जाएगा, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट टू फैक्ट पता चलेगा कि इस केस में ये फैक्ट इतना क्रिटिकल था कि इसको मिस कर देना कॉन्ट्रडिक्शन माना जाए या ना माना जाए, वो फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा, राइट। तो ये तीन सेक्शंस हमारे क्लियर हैं क्या? 160, 161, 162 फॉर एवरीबडी, कैन आई गेट थम्स अप्स? ठीक है, सुधीर जी का हो गया। Sir, brief revision, sir. I missed the first 10 minutes. ब्रीफ रिवीजन, अब इसका ब्रीफ रिवीजन भी बहुत लंबा होता है। चलो आई डू इट अ क्विक वन। अनिर्बन जी को क्लियर है? एनीबडी एल्स हु हैज अ प्रॉब्लम? चलो, सो 160 में पुलिस वालों को पावर है, किसी को भी बुला सकते हैं, 15 से नीचे को नहीं बुलाएंगे, 60 से ऊपर को नहीं बुलाएंगे, लेडीज को नहीं बुलाएंगे। अगर कोई फिर भी आना चाहे तो मना भी नहीं करेंगे, ये नया डाला गया इसके अंदर। 161 में जिनको बुलाया गया उनमें से जिसको भी रिड्यूस इनटू राइटिंग करना हो वो कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिशन है। अगर उन्हें लगता है फालतू की बातें कर रहा है उसको ना करे, मगर फिर उसको बाद में यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। उसकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं होगा, फिर क्या यूज करोगे? मगर ऐसा नहीं है कि जिसको उन्होंने ओरली एग्जामिन ना करो वो कभी भी आगे केस में आ ही नहीं सकता। केस में आगे उसको बुलाया जा सकता है, अगर कोर्ट को लगे कि वो एक्वेंटेड है तो 311, 319 को यूज करके उसको बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका एंट्री बंद हो गई, राइट। तो दे कैन एग्जामिन एनीबडी दे वांट, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग उनकी चॉइस है कि उनको किसका रिकॉर्ड बनाना है किसका नहीं बनाना है। वंस दे हैव मेड दैट रिकॉर्ड, 164 में किसको आगे भेजना है वो भी पुलिस वालों की डिस्क्रिशन है। उसके बाद 162 जो बताता है कि इन स्टेटमेंट्स को केवल उस तरह से यूज किया जाएगा जिस तरह से हम बताएंगे। और फिर इन्होंने क्या बताया? दे टेल अस, नंदिनी दिस इज स्पेशली फॉर यू, ब्रीफ रिविजन। they tell us that 161 की statements being statements recorded by an agency जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं करते, they can only be used for contradictions, not corroboration. So 161 की statement once given to the police officers becomes the base of the case, but this base is not admissible until it is proved subsequently in the court. Once the same witnesses in a subsequent stage, that is in evidence stage, tell the court that yes मैंने ही ये स्टेटमेंट दी थी, वॉलंटरीली स्टेटमेंट दी थी, मैं ओथ पे बोलता हूं सर ऐसा ही हुआ था, we will consider the statement to be proved. Once it is proved, some weight is added to the statement and now this statement can be used. और फिर उसके यूज का तरीका लॉ ने बता दिया कि ओनली कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दैट टू ओनली बाय द डिफेंस साइड, बिकॉज प्रोसिक्यूशन अपनी ही बात को यूज करके कोरॉबरेशन करे, ये लॉजिक नहीं है। जिसने चोरी करी वो ही बोले कि मैंने चोरी नहीं करी, ऐसा तो वी कैन नॉट अलाउ, द लॉजिक डज नॉट अलाउ, द लॉ डज नॉट अलाउ। और वो अपने आप की स्टेटमेंट्स को या अपने ही विटनेसेस की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहें, दैट ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस। सो प्रोसिक्यूशन का उसको यूज करना तो आउट ऑफ द विंडो है। नाउ डिफेंस वुड वांट टू यूज इट फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस, कि आप केस बना के लाए ना मेरे खिलाफ, मैं तो चुपचाप अपने घर में बैठा था, आप आए मेरे घर समन भेज दिया, आप मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो आप जो भी वर्जन लेके आओ, जो भी मटेरियल लेके आओ मेरे खिलाफ, मैं उसको यूज करके उसमें से त्रुटि निकालूंगा, उसमें से कॉन्ट्राडिक्शन निकालूंगा, आपकी वेरासिटी तोड़ने की कोशिश करूंगा। हेंस डिफेंस हैज द राइट टू यूज 161 स्टेटमेंट्स फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। कोरॉबरेशन वो करना नहीं चाहिए, उनके मतलब क्या है कोरॉबरेशन करने का, राइट। सो ये यूजेज है 161 की स्टेटमेंट्स की। Now this does not apply to 32 and 27 of Indian Evidence Act, क्योंकि 27 में डिस्कवरी हो जाती है, तो दैट डिस्कवरी इन इटसेल्फ इज समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू 161 स्टेटमेंट्स, थोड़ी पुष्टि हो जाती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं टू अ लिमिटेड एक्सटेंट।
एंड 32 में क्योंकि द बंदा हैज डाइड, जिसने स्टेटमेंट दी, डाइंग डिक्लेरेशन दी, वो मर चुका है, आगे जाके वो ड्यूली प्रूव कर ही नहीं पाएगा अपनी स्टेटमेंट्स को, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें डाइंग डिक्लेरेशन को थोड़ा सा वेटेज देना पड़ता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो भी मर रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अपने होठों पे अपने बनाने वाले के पास झूठ लेकर नहीं जाएगा। ये एक लैटिन मैक्सिम है दैट द पर्सन हु इज डाइंग विल नॉट गो टू हिज मेकर विद अ लाई ऑन हिज लिप्स। तो इसलिए हम थोड़ा डाइंग डिक्लेरेशन को महत्व देते हैं। ये हमने पानी बेन के केस में देखा, खुशहाल राव के केस में देखा, पलविंदर कौर के केस में देखा, बहुत सारे केस में इस चीज के ऊपर डाइंग डिक्लेरेशन को हम काफी वेटेज देते हैं और एक सब्सटैंटिव एविडेंस मान के चलते हैं, उसके ऊपर कन्विक्शन भी हो सकती है। ये हुआ हमारा 181 विच इज 162 ऑफ सीआरपीसी। नाउ 182 ऑफ बीएनएसएस विच इज 163 ऑफ सीआरपीसी, इट सेज इन विटनेसेस के ऊपर कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगी, कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसा पुलिस को हिदायत दी जाती है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली, सब कुछ होता है विटनेसेस के साथ। 163 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नया भी इसमें नहीं जोड़ा गया है। नाउ वी डायरेक्टली कम टू 183 विच इज 164 ऑफ सीआरपीसी। इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए। शुड आई स्टार्ट विद 164? एवरीबडी चलो। तो हमने सबसे पहले पुलिस वालों को जिम्मेदारी दी कि आप एक रिकॉर्ड बना लो, ताकि आगे जाके उस रिकॉर्ड के बेसिस पे धीरे धीरे केस बनता हुआ चला जाए। आप ही के पास इतनी मैन पावर है कि आप एविडेंस कलेक्ट कर सको, हर बंदे के पास जाओ, साइट मैप बनाओ, स्टेटमेंट्स लो, पकड़ो, दबोचो, सर्च करो, सारी इतनी मैन पावर पुलिस के पास ही है। जजेस ये काम नहीं कर सकते, एंड they are overqualified obviously, they are there to sit at the dais and talk about jurisprudence, वो ये सारी चीजें करने के लिए नहीं है। पुलिस वाले ऑन द अदर हैंड दे हैव द माइट एंड पावर टू डू इट, तो उन्होंने वो पूरा अपना पावर लगा के 161 का रिकॉर्ड बना लिया। नाउ राइट आफ्टर 161, at the soonest possible, the earliest possible opportunity, the police is mandated to bring about important witnesses before a local magistrate। जिन भी लोगों की स्टेटमेंट्स आपने 161 में ली है, इससे पहले कि वो अपने अकाउंट्स और अपने स्टेटमेंट्स भूल जाएं या उनकी क्वालिटी डाउन हो जाए, आप उन्हें मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दो, ताकि मैजिस्ट्रेट साहब हु इज एन ऑफिसर, जिसके ऊपर पुलिस से बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, he is sitting in a closed court where he is under supervision of the general public, unlike पुलिस ऑफिसर्स जो फील्ड पे होते हैं, कहीं भी कोर्ट में ले जाके एनकाउंटर कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर बैठा है, इन एन ओपन कोर्ट। सीआरपीसी का बोलता है ना हमको 327, द कोर्ट हैज टू बी एन ओपन कोर्ट, which means everybody has the access to the courtroom, and in that open accessible courtroom कोई बदतमीजी नहीं हो सकती, मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर भरोसा किया जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी 161 की स्टेटमेंट्स को एक बार फिर रिकॉर्ड करा दो मैजिस्ट्रेट के पास, सो दैट एक रिकॉर्ड बन जाए कि जी इसने पुलिस के सामने भी यही स्टेटमेंट दी और फिर मैजिस्ट्रेट के सामने भी यही स्टेटमेंट दी। फिर उसके बाद जब ट्रायल में बारी आएगी तब आप एक बार फिर से बता देना वहां पे। बट यहाँ पे आपके इन्फ्लुएंस होने से पहले, आपके ऊपर कोअर्जन होने से पहले, आपके भूल जाने से पहले हम एक रिकॉर्ड और तैयार कर लेंगे। वो रिकॉर्ड है मैजिस्ट्रेट के सामने 164, और ये रिकॉर्ड 161 के बाद बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिने चुने लोगों के आने की जरूरत है। 161 में पुलिस हर तरह के आदमी को जो एक्वेंटेड हो उसको रिकॉर्ड करती है, उसके साथ बातचीत करती है। बट ये काम हम मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं कर सकते कि हर आदमी को लेके जाओ और हर आदमी की रिकॉर्डिंग करवाओ, इतना टाइम मैजिस्ट्रेट्स के पास नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मैजिस्ट्रेट्स की। तो इनके पास 161 के एक बड़े पहाड़ में से इंपॉर्टेंट चीजें लाई जाएंगी
और ये उनको रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि उसके ऊपर ताला लग जाए और वो एक रिकॉर्ड हमारे पास सेफ हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ कोरॉबरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस इन द ट्रायल। 164 में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, दिस इज इन्वेस्टिगेशन की ही स्टेज, जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा एक छोटी सी इंक्वायरी करी जाती है ताकि रिकॉर्ड्स की पुष्टि हो सके, रिकॉर्ड्स में और जान डाली जा सके, उनकी वेरासिटी बना के रखी जा सके। नाउ कौन कौन लोग होंगे जो मैजिस्ट्रेट के सामने आएंगे? मोस्टली जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स में ही इंपॉर्टेंट विटनेसेस को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और उनकी रिकॉर्डिंग करवा के रख ली जाती है कि सर इनकी रिकॉर्डिंग करके रख लो, बाद में जाके ये अगर किसी के द्वारा कोर्स कर लिए गए या इन्फ्लुएंस कर लिए गए तो पूरा केस खराब हो जाएगा और बंदे की कन्विक्शन नहीं हो पाएगी, अपराधी पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो मोस्टली उन केसेस में होता है, बट एज सच लॉ मना नहीं करता। पुलिस वाला चाहे तो A to Z कोई भी आदमी को मैजिस्ट्रेट के सामने लाके खड़ा कर सकता है और बोल सकता है सर इसकी रिकॉर्डिंग करो, पुलिस की डिस्क्रिशन। तो क्या हर आदमी जिसको पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट के सामने लाएगा उसको मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा ही करेगा? ये भी जरूरी नहीं। 164 की भाषा बोलती है मैजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड, और ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड कैसे करेगा? मैजिस्ट्रेट देखेगा भाई बंदे की भाव भंगिमा कैसी है, बंदे का डिमीनर कैसा है, क्या वो वॉलेंटरीली वो स्टेट हुई है या फिर कुछ घपला दिखाई दे रहा है, पुलिस वाले जबरदस्ती किसी को भी उठा के ले आए, कोई मतलब है इस आदमी का रिकॉर्डिंग होने का? तो मैजिस्ट्रेट के पास भी एक डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो मना कर सकते हैं, ही कैन सजेस्ट कि इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली ही वुड ऑलवेज रिकॉर्ड। ओके, इस पॉइंट पे थोड़ा सा लॉ चेंज हुआ है। BNSS नाउ सेज दैट अगर कोई केस 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है तो मैजिस्ट्रेट के पास जो डिस्क्रिशन थी ना अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था, वो मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन नहीं रहेगी, और 7 साल से ऊपर के केस में पुलिस जिसको भी मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगी उसको रिकॉर्ड करना मैजिस्ट्रेट के लिए एक बाध्यता है। मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू रिकॉर्ड देम, शैल रिकॉर्ड देम लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ पर्पस 164 का। अब इसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक तो इसमें स्टेटमेंट्स होती है नॉर्मल स्टेटमेंट्स, कोई भी विटनेस आएगा अपनी स्टेटमेंट दे जाएगा, और दूसरा होता है कन्फेशन। कन्फेशन ऑब्वियसली इज द एडमिशन ऑफ गिल्ट, तो वो वही आदमी करेगा जो अक्यूज होगा, तो कन्फेशन वाला पार्ट अक्यूज के लिए है, स्टेटमेंट वाला पार्ट उन सारे विटनेसेस के लिए है जिनको पुलिस फॉरवर्ड करेगी, उनका रिकॉर्ड बना लिया जाएगा, ऑन ओथ बनाया जाएगा, और ऑन ओथ होने की वजह से ही उसमें जेन्युइननेस जुड़ जाती है। एक, इट इज बीइंग डन बाय मैजिस्ट्रेट जिसके ऊपर हमें अत्यंत भरोसा है, दूसरा इट इज बीइंग डन ऑन ओथ, मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू आस्क द पर्सन टू टेक एन ओथ एंड देन स्टेट वट एवर ही स्टेटिंग। वो पुलिस वाले नहीं कर सकते, पुलिस वाले साइन भी नहीं करा सकते, उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहां पे हमें है कि कोई कोर्जन नहीं होगा, तो मैजिस्ट्रेट ओथ पे आपसे स्टेटमेंट्स ले लेता है, उसका रिकॉर्ड बना के रख लेता है। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स विटनेसेस देंगे उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया जैसे मैजिस्ट्रेट सही समझे उस तरह से होगी। वो चाहता है कि मैं इसको वर्बेटिम नोट करूं, वर्बेटिम नोट होगा। वो चाहते हैं कि भाई साहब मैं इसको नैरेटिव की फॉर्म में करूं, नैरेटिव की फॉर्म में कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, मेमोरेंडम के तौर पे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बट अगर एक कन्फेशन नोट किया जा रहा है, कन्फेशन माने अक्यूज की स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज अ रिस्की अफेयर,
बिकॉज इट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहां पे सीआरपीसी टाइट हो जाती है और एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ले डाउन कर दिए कि जब भी आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप मेमोरेंडम बनाएंगे कि मैंने इस आदमी को सब कुछ समझा दिया है, ये इसके खिलाफ एविडेंस की तरह यूज हो सकता है, ही इज नॉट बाउंड टू डू दिस, इसको कोई ओथ नहीं दिलवाई मैंने, इसका जैसा इसने बोला बिल्कुल वर्बेटिम मैंने रिकॉर्ड किया है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, कोई नरेटिव नहीं, कोई डिक्टेशन नहीं, नथिंग। और जिस लैंग्वेज में इसने बोला मैंने उसी लैंग्वेज में नोट किया। सो इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ कन्फेशन का प्रोसीजर ले डाउन किया गया है 164 में, विच इज नाउ 183 ऑफ बीएनएसएस। अब इसमें कुछ नई चीजें डाली गई। वो नई चीजें सब सेक्शन 6 के बाद डाली गई हैं प्रोवाइजो के रूप में। एक प्रोवाइजो ये बोलता है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें मैजिस्ट्रेट इफ पॉसिबल शुड बी अ फीमेल मैजिस्ट्रेट। पहला ये नई चीज डाली गई। दूसरा मैंने आपको बताया, जो भी 10 साल से ऊपर के केसेस होंगे उन केसेस में मैजिस्ट्रेट बाउंड है स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जिसको भी पुलिस फॉरवर्ड करेगी मैजिस्ट्रेट को उन्हें रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा। राइट। तीसरी चीज, जब भी कोई ऐसा आदमी आता है जो डिसेबल्ड होता है, उनकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन पे होगी। ये मोबाइल फोन वाला जो सीन है बहुत जगहों पे नया डाल दिया गया है, मोबाइल फोन से उसको रिकॉर्ड कर लो। बाद में ये मत बोलना कि हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं थे या कुछ नहीं था, आपको मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके रख लेना। बाद में जाके अगर हमें समझ ना आए कि उसने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, आपने सही से रिकॉर्ड किया या नहीं किया, उन सारी चीजों में उन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में हमें नहीं फंसना। तो आप डिसेबल्ड लोगों को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके रखना, दिस इज अ मैंडेट। एंड जो भी इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं डिसेबल्ड पीपल की, या फिर कोई भी ऐसे कांड होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं जिनमें द विक्टिम इज लेफ्ट इन अ वेजिटेटिव टमेटो स्टेट, उन केसेस में उनकी जो भी स्टेटमेंट वो 164 में देते हैं उसको उनका एग्जामिनेशन इन चीफ भी मान लिया जाता है, ताकि उनको बार बार कोर्ट ना आना पड़े। ये कुछ चीजें इसमें डाली गई हैं। और एक जो इसका पहला शुरुआती सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, उसमें एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले इट वाज एनी मैजिस्ट्रेट, तो वहां पे लोकल एरिया का जिक्र नहीं था। अब इट इज एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ताकि जो उस डिस्ट्रिक्ट के तौर तरीके हैं वो फॉलो हो, जो उस डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट बैठता है उसकी जुरिस्डिक्शन हो उस आदमी के ऊपर। कोई बाहर के आदमी का आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, कोई बायस हो सकती है। राइट। हो सकता है कि किसी आदमी को दिल्ली के लोगों से कुछ खुंदक हो, और वो मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ गुजरात में दिल्ली का आदमी देखते ही कुछ अलग तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग करता है। उस चीज से बचाने के लिए व्हाट दे हैव डन इज एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई। वो लोग करेंगे 164 की स्टेटमेंट्स, ताकि इजीली रिकॉर्ड भी अवेलेबल हो, रिकॉर्ड्स हो भी उसी प्रक्रिया द्वारा जो वहां पे फॉलो की जाती है, और बंदा भी अपनी स्टेट का हो जिसके ऊपर हमारी जुरिस्डिक्शन। राइट। ये कुछ चेंजेस लाए गए। अब मैं 164 183 ऑफ बीएनएसएस विच इज 164 ऑफ सीआरपीसी रीड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताना, एंड उसके बाद वील गिव इट अप टू शिखर सर फॉर द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज ऑफ 161। कूल। स्टार्टिंग 183, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। क्या बोला मैंने? कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, दो तरह की चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अब जो जो मैंने बोला वो आपको यहां दिखने लगेगा, ठीक है। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which the information about the commission of any offense has been registered। नई चीज डाली है, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which the information about commission of any offense has been registered may whether or not he has jurisdiction in the case। उसके पास हो सकता है jurisdiction ना हो, मगर वो उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहां पे उस कमीशन का इंफॉर्मेशन आया है।
उसके पास उस थाने की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards but before the commencement of inquiry or trial। इंक्वायरी ट्रायल शुरू होने से पहले, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पास जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन या स्टेटमेंट के लिए बंदा भेजा जाएगा उनको ये लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जनरल बात है 164 में जो बोली गई है। एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा 161 के साथ साथ चलाने के लिए उन लोगों का जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in presence of advocate of the person accused of an offense। एक प्रोवाइजो डाला गया कि अगर आप ऐसा कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नॉर्मली क्या था भाई, अभी जब तक हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी, 2012-2013 के आसपास इसको डाला गया है, जब तक हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का खास पेनिट्रेशन नहीं था, तब तक सब कुछ जज साहब करते थे। हमें पता था जज साहब हैं तो सब कुछ सही से कर रहे होंगे, इतना भरोसा लॉ ने रखा हुआ है उनके ऊपर। तो ठीक ठाक ही हो रहा होगा काम। नाउ ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आ गए, मतलब आप टेप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या वीडियो में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मगर ये मीन्स जो है इनमें टैंपरिंग का काफी डर था, जो आज भी है, जो बढ़ता ही जा रहा है। बट उस टाइम पे जिस तरह के कैमरास वगैरह थे या था, वो इतने क्लियर भी नहीं थे और उनको इजीली टेम्पर भी किया जा सकता था, अभी भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, आज तक हम मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा करते थे, हमें कोई शक नहीं होता था, हम करने देते थे। अब आप थोड़ा ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक अंग्रेज तरीकों में जा रहे हो, तो एटलीस्ट इतना ख्याल रखें कि वहां पे टेम्परिंग वगैरह का रिस्क है। अक्यूज एक बार को सवाल उठा सकता है कि भाई ये कुछ भी हो सकता है इसमें। मैजिस्ट्रेट साहब ने तो नहीं करी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो इन्होंने मेरी उस पर ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक पे कर ली, उनके हाथ से तो नहीं हुई। तो इसलिए एडवोकेट की प्रेजेंस वहां पे आप डाल दो, अक्यूज का एडवोकेट होना चाहिए, ताकि वो बाद में जाके पुष्टि कर सके कि सर मैं वहां मौजूद था, इनके ऊपर किसी का कोई डर नहीं था, इनके ऊपर कोई कोर्जन नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, मैं वहां पे मौजूद था। ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से करी गई थी, सही तरीके से इनकी रिकॉर्डिंग करी गई, तो ये अलाउ किया गया। Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom the powers of magistrates have been conferred। कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिनके ऊपर मैजिस्ट्रेट की पावर्स कन्फर कर दी जाती, ज्यादातर पहले टाइम में होता था, जैसे हमारे पहाड़ी एरिया वगैरह में होता था, पुलिस वालों के ऊपर मैजिस्ट्रेट की कुछ पावर्स डाल दी गई, ताकि जहां जहां मैजिस्ट्रेट्स की कमी है वहां पे थोड़ा काम ये लोग कर सके रिटायरमेंट के बाद, या जो थोड़े बड़े अधिकारी हो जाते हैं, थोड़ा काम बांटने के लिए। बट स्टिल, because he's a police officer, he has been a police officer all of his life, he cannot be trusted with 164। चाहे आपके ऊपर कन्फर कर दिया गया, आप मैजिस्ट्रेट वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी काम छोटे बहुत, जैसे सेकंड मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता था इनको, सेकंड क्लास वो बनाया जाता था, बाकी ये फर्स्ट क्लास वाले काम नहीं करेंगे। सेकंड सबसेक्शन, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन। अब ये कन्फेशन की बात है, केवल स्टेटमेंट की नहीं, कन्फेशन की। पहले वाले में क्या बताया, जो भी आपके पास आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेना, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर सकते हो, पुलिस वाले हो तो नहीं करोगे। सेकंड वाले में बता रहे हैं, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन स्पेसिफिकली explain to the person making it that he is not bound to make such confession, and if he does so it may be used as evidence against him। तो उसको समझाएंगे आप जब जब कन्फेशन होगा। दूसरे वाले को समझाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल स्टेटमेंट देने आए विटनेस, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वैसे भी हम, अगर इंक्रिमिनेट वो हो भी जाए, कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल दे जिससे वो इंक्रिमिनेट होते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं वैसे भी। बट अक्यूज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अक्यूज को 20(3) से हिट हो जाता है। तो अक्यूज को सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाने के लिए आप जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, पहले उसको एक वार्निंग देंगे कि भी जो भी आप बोल रहे हो वो आपके अगेंस्ट एविडेंस में यूज हो सकता है। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड द कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग he has reason to believe that it is being made voluntarily। और आप रिकॉर्ड भी तभी करोगे जब आपको लगता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इधर डोईवाला की साइड पे कोर्ट बनी हुई थी, और कोर्ट के जस्ट बगल में पुलिस स्टेशन था। तो वहां पे एक वकील साहब ने ये आर्ग्यूमेंट यूज किया कि सर
164 जब हुई कोर्ट में, तो पुलिस स्टेशन जो था वो एकदम कोर्ट के सामने था। तो भाई यहाँ पे हमारा विटनेस तो अंडर वो था, डर था, उसके ऊपर तो कोर्जन था, तो 164 उसकी खराब। उसके बाद सबने यूज करना शुरू कर दिया कि 164 तो सर बिल्कुल खराब है, सामने पुलिस स्टेशन है, तो उनको हमेशा डर रहता है। तो बाद में वो क्लैरिफिकेशन आई सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज पुलिस स्टेशन आसपास है, अब तो बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि पुलिस स्टेशन आसपास है कोर्ट के, जस्ट बिकॉज पुलिस स्टेशन पास है इसका मतलब ये नहीं कि आप अंडर कोर्जन है। कोर्जन का मतलब होता है पुलिस वाले की आप गिरफ्त में हैं, उनके सुपरविजन में है, सर्विलांस में है, तब हम मान सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ मानसिक दबाव है। अदरवाइज मजिस्ट्रेट के सामने नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड कि आप, उन्होंने आपको एकदम टेंशन फ्री रखा हुआ, तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे, पता लगाएंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सेट हैं, कूल हैं, उसके बाद आपसे कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। ये सेकंड में लिख दिया गया, अबाउट कन्फेशन नॉट स्टेटमेंट्स। If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of the person in police custody. अगर वो कहता है मुझे कन्फेशन वगैरह नहीं करना सर, मैं अक्यूज हूं, मैं कोई कन्फेशन वगैरह नहीं करना चाहता, मैं पुलिस को भी ऐसा कोई कन्फेशन नहीं देना चाहता, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, तो उसको पुलिस वाले के पास नहीं भेजा जाएगा, फिर उसको नॉर्मल जेल कस्टडी में रखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोवर्जन वगैरह से बचाने के लिए। Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316, जो पहले 281 सीआरपीसी था। For recording of examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, साइन किया जाएगा कन्फेशन वाले से, मगर ओथ नहीं दिला रहे हैं उसको यहाँ पे। कन्फेशन में कभी ओथ नहीं होती, अक्यूज से कोई ओथ नहीं ली जाती, साइन करेगा वो। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ द रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट, और वो मेमोरेंडम बनाएंगे मैजिस्ट्रेट कि भाई मैंने इसको सब कुछ बता दिया, इसके खिलाफ यूज किया जाएगा, ये वॉलेंटरीली आया, मुझे सब ठीक लगता है, ट्रू एंड करेक्ट है, वगैरह वगैरह। 281 के प्रोसीजर को यूज करने की यहाँ पे बात करी गई है। तो 281 का प्रोसीजर में अलग क्या है? जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह के चैप्टर में जाते हो जो 272 से शुरू होता है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट से, तो उसमें बताया जाता है, बहुत सारे सेक्शंस में प्रोसीजर बताया गया है कि ये जो विटनेसेस वगैरह की रिकॉर्डिंग है ये कैसे होनी चाहिए। 273 जैसे हमें बताता है कि विटनेसेस हमेशा अक्यूज की प्रेजेंस में आके एविडेंस देंगे। उसके बाद 274, 275, 276 हमें बताता है कि समन्स केस में, वारंट केस में, सेशंस केस में किस तरह से रिकॉर्डिंग करी जाएगी। उसी तरीके से 281 भी है। तो 274, 275, 276 और बाकी सेक्शंस तो ये समझाते हैं कि नॉर्मल केसेस में नॉर्मल विटनेसेस की रिकॉर्डिंग कैसे करी जाएगी, और उसमें उन्होंने अलग अलग प्रोसीजर बना दिए। सेशंस कोर्ट में काम धंधा ज्यादा है, सेशंस का अगर वो होगा, केस होगा, तो आप चलो थोड़ा सा इस फॉर्म में कर लो कि आपका टाइम बचे। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो तो आप एक मेमो मेमो के रूप में कर लो, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट वगैरह हो तो आपको पूरा पूरा लिखना है, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग प्रोसीजर बांट रखे हैं। बट व्हेन वी कम टू 281, 281 talks about specifically the procedure for recording of statements of accused persons। और वहां पे उन्होंने बोला है कि जब अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड बंदा आएगा आपके सामने, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे तो आपको उसी की लैंग्वेज में करना है, जैसा बोलेगा वैसे का वैसा करना है, उसको सारी वार्निंग्स वगैरह देनी है, सब कुछ करना है। तो वहां स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया, इसलिए यहां बोला जा रहा है कि यहाँ Sorry, पे I have got sorry, I have got fever. I wish to log off early. राइट सर, टेक केयर सर। Thank you. ओके सर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जा रहा है जब भी आप कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे तो 281 को फॉलो करना मत भूलना। जो यहाँ पे हमने सारी गाइडलाइंस दी है वो तो आप फॉलो करो ही करो, जो 281 में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है उसको भी फॉलो करना, और उसी तरीके से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करना और मेमोरेंडम बना देना। फिर 5 आता है जो बोलता है एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन। अब कन्फेशन की बात नहीं हो रही, कन्फेशन की बात ऊपर हुई थी, 2, 3, 4 में हमें कन्फेशन की बात करके दी उसने। 1 में जनरल बात करी, 2, 3, 4 में कन्फेशन की बात करी, और अब 5 में स्पेसिफिकली स्टेटमेंट की बात कर रहा है, कन्फेशन की बात नहीं कर रहा। एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर 1 shall be recorded in such manner herein after provided for the recording of evidence
as is in the opinion of the magistrate best fitted. तो कन्फेशन के अलावा जितनी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी, जैसे मैजिस्ट्रेट सही समझे उस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर कन्फेशन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो 164 और 281 इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करोगे। सो ये हमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली भी कई बार इनमें कुछ त्रुटियां रह सकती हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज डिफेंस लॉयर्स। ये फॉर्म पूरा फॉलो होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। अगर ये चीजें फॉलो नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि वो जो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जो भी एविडेंस दिया है वो बिल्कुल ट्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज क्योरेबल अंडर 463। 463 ऑफ सीआरपीसी बोलता है कि 281 164 में अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई छोटी मोटी बात रह जाए, उसको क्योर किया जा सकता है। फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए बस, अदरवाइज दे आर ओके। बट अगर इस पूरे प्रोसीजर में कोई भी कमी रह जाती है, ऑल्दो द स्टेटमेंट्स विल नॉट बी ट्रैश्ड, बट उनकी जेन्युइनिटी बहुत गिर जाएगी, और उस चीज को यूज करना डिफेंस लॉयर्स का दायित्व है। राइट, चलिए। And the magistrate shall have the power to administer oath to the persons whose statement is so recorded. और इन स्टेटमेंट वालों को, विटनेसेस वालों को आप ओथ भी दिलवा सकते हैं। कन्फेशन वालों को नहीं दिलवा सकते, अक्यूज को ओथ नहीं दिलवा सकते, उससे केवल साइन करा सकते हो। विटनेसेस को आप ओथ भी दिलवा सकते हो कि मैं सबको साक्षी मानते हुए बिल्कुल सच सच बोलूंगा, भगवत गीता वगैरह। राइट। फिर आता है 6, जो हमारा ये आखिरी है। अगर आप सीआरपीसी में जाएंगे पुरानी वाली, तो वहां पे 6 ही थे, 6 सब सेक्शन थे, अब यहाँ 7 हो चुके हैं। तो 6 में बोलता है, इन केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the offense has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offense is brought to the notice of the police. तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें यू हैव टू गेट 164 डन as soon as the commission of offense is brought to the notice of the police. तो ये इनमें जल्दी से जल्दी आपको 164 करवाना है, ताकि बिल्कुल भी कमी ना, कोई वो ना आ जाए, उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी ना आ जाए, टेम्परिंग ना हो जाए, कोअर्जन इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कहीं वो लड़की मर ही ना जाए सुसाइड वगैरह से। तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं उसमें इन्होंने क्या बोला है, मैजिस्ट्रेट को एज सून एज पॉसिबल इसको रिकॉर्ड करना ही करना है। Provided that such statement shall as far as practicable be recorded by a woman magistrate. फीमेल मैजिस्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर मेल मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। Provided, दूसरा प्रोवाइजो, provided further that in cases relating to offences punishable with 10 years or more, magistrate shall record the statement of the witness before him by the police officer. तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की जो पहले डिस्क्रिशन हुआ करती थी, किसी किसी केस में मैजिस्ट्रेट मना कर सकते थे, अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकते थे, वॉलंटरीली नहीं दे रहा है या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी डिस्क्रिशन यूज कर सकते थे। वो अब 10 साल से ऊपर वाले केस में नहीं यूज कर सकते, वो ऑप्शन हटा दिया गया है इस प्रोवाइजो द्वारा। Provided also that if the person making statement is temporarily or permanently mentally disabled or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of interpreter or special educator. ये पहले भी था यहाँ पे। अगर कोई आदमी दिमागी रूप से, फिजिकली वो पूरी तरह से समर्थ नहीं है, मुंह से ढंग से नहीं बोल पाता है या दिमाग से ढंग से नहीं सोच पाता है, तो आप एजुकेटर की मदद ले सकते हैं, स्पेशल जो ट्रेन लोग होते हैं। और उसके बाद हमने पहले प्रोवाइजो पढ़ा था ये, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of interpreter shall be recorded by audio video electronic means, preferably by mobile phone. तो इनको रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको आपको मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करना जरूरी है। हो सकता है वो पहले से मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हो या फिर अपराध के बाद मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हो गया। इन दोनों केसेस में रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है, ये नया डाला गया। रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो प्रोसिक्यूशन के केस में एक बड़ा डेंट है, ओमिशन है वो बहुत बड़ा। अभी हमारे साथ एक डीएसपी साहब बैठे हुए थे ऑन डिनर ऑन फर्स्ट ऑफ सितंबर। तो वो हमें बता रहे थे कि इसकी वजह से पुलिस को काफी प्रॉब्लम आ रही है। दे हैव साइटेड दिस एज अ प्रॉब्लम
कि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बोला है मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वगैरह करो, और उनकी पेन ड्राइव्स बना बना के बार बार को जमा करनी पड़ती है। तो 161 एक दिन हो रहा है, फिर 4-5 विटनेसेस का अलग अलग दिन पे हो रहा है, आपको उसी टाइम उसका रिकॉर्ड बना के पेन ड्राइव जमा करनी है एज पर दी मैंडेट ऑफ द सुपरवाइजर्स, एटलीस्ट हेयर इन देहरादून। उसकी वजह से दे आर हैविंग टू बाय अराउंड 8-10 पेन ड्राइव्स फॉर वन केस, और उसका पैसा सरकार से आ नहीं रहा है। तो ये एक इनके लिए प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है। और फिर उसके अंदर बी बी पार्ट बोलता है, अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ द पर्सन who is temporarily or permanently mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief। जो भी इनकी स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड करी जाएगी, 6A में इनकी बात करी गई ना, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं उसमें इनकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करी जा रही है, अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो इनकी ये 164 की स्टेटमेंट को ही हम एग्जामिनेशन इन चीफ मान लेंगे। इनका मान लेंगे कि ये इनकी पुष्टि हो चुकी है, फिर से इसको पुष्ट कराने की जरूरत नहीं है। उसको बार बार कोर्ट में बुला के सेम चीज दोहराना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर इतनी ज्यादा पीड़ित है और सेक्सुअली ऑफेंडेड है तो वो झूठ नहीं बोल रही होगी, हम मान के चलते हैं। एंड 164 की स्टेटमेंट को ही हम उसकी चीफ मान लेते हैं, उसी के बेसिस पे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह हो जाएगा। शी डज नॉट हैव टू रिपीट ऑल दैट। ठीक। और फिर उसके बाद आखिरी 7th सबसेक्शन इज दैट द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय whom द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। तो जिस भी मैजिस्ट्रेट ने ये कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, वो फिर इस पूरे रिकॉर्ड को उस मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे जिन्होंने अल्टीमेटली उस केस में ट्रायल करना। बिकॉज ये जो मैजिस्ट्रेट है, शुरू में पहले सबसेक्शन में बोला था ना, एनी मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, he might be the one who will try it or he might not be the one। इसलिए लास्ट जो सबसेक्शन है वो क्लैरिफाई करता है, जिसने भी ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी हो, रिकॉर्ड कर लेने के बाद ये सारी स्टेटमेंट्स वो उस मैजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसने अल्टीमेटली इस केस को ट्राई करना। राइट। यहाँ पे 160 से लेके 164 तक 5 सेक्शंस में किसी को कोई क्वेश्चन? कैन आई सी मोर फेसेस ऑन वीडियो? अदर्स? अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो देन वी कैन स्टार्ट विद योर पार्ट सर। Am I audible?